टेक्नोलॉजी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हमने जो संडे टेस्ट दिया, संडे टेस्ट चैप्टर 6 और 7 IRPWM 2020, आज 7 तारीख को जो आप लोगों ने टेस्ट दिया दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग जो है परेशान है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, बहुत ईगर हैं। तो उसका सोल्यूशन ज़रा हम लोग देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद में उसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। एनुअल मशीन डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम शाल बी इशूड बाय डैश फॉर ट्रैक रिन्यूअल, रेल ग्राइंडिंग, डीप स्क्रीनिंग एंड शोल्डर स्क्रीनिंग मशीन्स बेस्ड ऑन ईयरली रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस। यानी कि एनुअल मशीन डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी कि एनुअली जो मशीन डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो सालाना प्रोग्राम बनता है ट्रैक रिन्यूअल के लिए, रेल ग्राइंडिंग के लिए, डीप स्क्रीनिंग और शोल्डर स्क्रीनिंग मशीन, वो कौन बनाएंगे, कौन इशू करेंगे इसको। तो ऑप्शन हमारे सामने है दोस्तों, पीसी, सीटी, सीटीएम, सीनिडेन को। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपके सामने है स्क्रीन पर। इसका करेक्ट आंसर है सीटी, चीफ ट्रैक इंजीनियर। रेफरेंस आपको मैं दे देता हूं, ये हमें रेफरेंस मिलेगा IRPWM के पैरा 602 में मिलेगा। तो पैरा 602 हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द एनुअल मशीन डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम shall be issued by CTE for track renewal, rail grinding, deep skinning and shoulder skinning machines based on yearly requirement of track maintenance। तो जैसा हमारा क्वेश्चन था, तो उसका आंसर क्या है, इशूड बाय CTE, चीफ ट्रैक इंजीनियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्लांट मेंटेनेंस। क्या है क्वेश्चन हमारा, प्लांट मेंटेनेंस दैट इज रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ infrastructure work shall normally be executed as per dash as stipulated in rule 15.02 clause C of Indian Railways open line जनरल थर्ड अमेंडमेंट रूल 2023 इशूड बाय रेलवे बोर्ड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन इसके अंदर एनुअल प्रोग्राम, हाफ ईयरली प्रोग्राम, रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम, जॉइंट ब्लॉक प्रोग्राम। तो आंसर आप देख रहे हैं, रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम इसका आंसर है दोस्तों। ये जो आपको अगर ध्यान में होगा, तो ये हमारा अभी लेटेस्ट में जो करेक्शन स्लिप आई है कि नहीं, तो विद विद रिस्पेक्ट टू दैट ही है इसका आंसर पैरा 601, सॉरी पैरा 603 पॉइंट नंबर 1 IRPWM 2020, हमारी जो लेटेस्ट करेक्शन स्लिप आई है, करेक्शन स्लिप नंबर 16, इसी के अंदर है। ये पहली ही लाइन जो है उसके अंदर, ये जो पूरा पैरा आया था ना, पॉइंट नंबर 1 नया ऐड हुआ पैरा 603 में, बिल्कुल यही आंसर है। प्लांट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट and execution of infrastructure work should normally be carried out as per should normally be executed as per rolling block program। ठीक है, तो करेक्शन स्लिप नंबर 16 जिसने पढ़ा होगा उसको इसका आंसर मिलता था। इसका आंसर है रोलिंग ब्लॉक प्रोग्राम, पैरा 603 में आपने इसका आंसर देख। Hi, my name is Ankita Singer. I recently joined the Technorise for preparation of JEE PBLDC exam. I got to know about the Technorise from YouTube and I contacted them, and Khan sir immediately responded and explained me about the preparation for JEE PBLDC. He is very supportive person, and the concepts taught by Khan sir by diagram method is very helpful and easy to understand the language of IRPWM and concepts. The visualization method for teaching the IRPWM is very interesting and very easy to understand, and the knowledge provided by Khan sir is very deep and proficient. All doubts are clarified along with the mentorship of Khan sir. Thank you Technorise. Thank you Khan sir. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, dash of the railway may decide to implement modified 3-tier system of track maintenance on existing lines, new lines and all gauge conversion projects where traffic density is light and less than 10 GMT। तो ऑप्शंस यहां पर आप देख रहे थे, पीसी, सीटी, सीनेडेनको और डीएन है। तो आंसर इसका है दोस्तों प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। आंसर इसका है प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। आपको इसका रेफरेंस सॉल्यूशन पैरा 604A IRPWM 2020 में मिल जाया करेगा। तो पैरा 604 में हम चले जाते हैं, रेफरेंस था 604A।
तो दिस इज 604, ठीक है। इसके अंदर एक नया पैरा हमारा ऐड हुआ है 604A, इसके अंदर आपको मिलेगा, है कि नहीं। प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, देखिए पहली ही लाइन यहां पर है, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर ऑफ द रेलवे में डिसाइड टू इंप्लीमेंट मॉडिफाइड 3-tier सिस्टम ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस on existing line, new lines and all gauge converger projects where traffic density is light and less than 10 GMT। तो ये आपको मिल गया रेफरेंस, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में पीसी लिखा था, या यहाँ पे प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर ही हमने लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज TMMG। TMMG क्या है? ऑप्शन है ट्रैक मेंटेनर मेंटेनेंस गैंग, ट्रैक मॉनिटरिंग मेंटेनेंस गैंग, ट्रैक मेंटेनेंस गैंग एंड मोबाइल ट्रैक मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग गैंग। सॉल्यूशन आप अगेन पैरा 604A के अंदर ही मिलेगा आपको, आपको दिखाता चलूं मैं। तो आप यहां पर देखेंगे पैरा 604A में जब आप आगे बढ़ेंगे तो हमें आपको मैं दिखाता हूं, ये इसका फुल फॉर्म आपको लिखा हुआ मिलेगा। जस्ट अ मिनट, ये यस हियर देखो, यहां पर देखिए आप पॉइंट नंबर F के अंदर 604 मोबाइल ट्रैक मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग गैंग TMMG, है कि नहीं। तो मोबाइल ट्रैक मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग गैंग दैट इज नथिंग बट TMMG उन्होंने कहा है, तो ये हमें इसका रेफरेंस मिल गया, मोबाइल ट्रैक मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग गैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, द टैंपिंग डेप्थ that is gap between top edge of the tamping blade and the bottom edge of the sleeper in closed position of the tamping tool should be adjusted to, what is it? Is it 0, 5 mm to 10 mm, 10 mm to 15 mm या 15 mm से 20 mm? ठीक है, ये चार ऑप्शन है हमारे। तो दोस्तों क्वेश्चन आपने शायद समझ लिया होगा, नहीं समझा होगा तो मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारी स्लीपर है, ये हमारी स्लीपर है, और ये मान के चलो कि अभी मैं टैंपिंग टूल बना रहा हूं। तो टैंपिंग टूल हमारी जो होगी, जो क्लोज पोजीशन में हम जब टैंपिंग टूल लगाएंगे, जब हम लोग टैंपिंग टूल को क्लोज पोजीशन में लगाएंगे, तो इसका जो ये टॉप ब्लेड होगा, जो इसका टॉप ब्लेड होगा, है कि नहीं, ये ब्लेड समथिंग लाइक दिस, मैं यहाँ पे आपको कोशिश कर रहा हूँ बताने की, ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो यहां से इनका कहने का मतलब क्या है कि भाई आपका जो टॉप ब्लेड है, इधर से इसका टॉप और ये स्लीपर का बॉटम, इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, टॉप ब्लेड और इसके बीच की जो दूरी है ना क्लोज पोजीशन में, द गैप बिटवीन द टॉप एज ऑफ द टैंपिंग ब्लेड एंड बॉटम एज ऑफ द स्लीपर इन क्लोज पोजीशन ऑफ द टैंपिंग टूल शुड बी एडजस्टेड टू व्हाट। तो आप ऑप्शन यहां पर आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर आपने वो भी देख लिया यहां पर। करेक्ट आंसर हमारा जो है यहां पर, ये है हमारा 15 से 20 mm, रेफरेंस पैरा 605 5A में हमें मिलेगा। तो आए चले पैरा 605 में 5A नंबर हमारा जो पॉइंट है वहां जाएंगे। ठीक है, तो पैरा 605 में पहले हम पहुंचेंगे, 5A ना। देखिए यहां पर आपको मिल रहा है पैरा 605 के 5A के अंदर द सेम टू सेम लाइन, the tamping depth that is the gap between the top edge of the tamping blade and the bottom edge of the sleeper in close position of the tamping tool should be adjusted to 15 to 20 mm, 15 से 20 mm तक एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, द लोकेशंस नीडिंग डैश as detected by TRC or OMS shall be targeted first for restoring normal condition quickly. ऑप्शन ए लोकेशंस नीडिंग अर्जेंट मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस, इमरजेंसी मेंटेनेंस एंड एनुअल मेंटेनेंस। तो आंसर आप तो देख ही रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या है, अर्जेंट मेंटेनेंस। पैरा 606 पॉइंट नंबर 1 IRPWM के अंदर ही हमको मिल जाएगा। पैरा 606 में आए हम चले जाते हैं, दिस इज पैरा हमारा 605। ठीक है, तो यहां पर ये लाइन आपको दिखाता हूं मैं, द लोकेशंस नीडिंग अर्जेंट मेंटेनेंस एज डिटेक्टेड बाय TRC OMS shall be targeted first for restoring normal condition quickly and thereafter the locations identified for need based maintenance as determined by track recording car
और द अदर इंस्पेक्शन शैल बी अटेंडेड। तो हमारा आंसर क्या है, अर्जेंट मेंटेनेंस को हम पहले अटेंड करेंगे, उसके बाद में हम लोग नीड बेस्ड मेंटेनेंस पर जाएंगे। ठीक है, हमको टीआरसी या ओएमएस के रिजल्ट के ऊपर अर्जेंट मेंटेनेंस का हमें थ्रेशोल्ड वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7, if the length of track marked for need based maintenance is dash, then this should be attended by on track machine. Need based maintenance का में अगर length of track less than a kilometer, more in a kilometer, less than 200 meter or more than 200 meter, then this should be attended by on track machine, यानी टाइपिंग किया जाएगा on track machine द्वारा। इस तरीके से पूछा है, तो आंसर आप देख रहे हैं मोर इन अ किलोमीटर आंसर है। इफ द लेंथ ऑफ ट्रैक मार्क फॉर नीड बेस्ड मेंटेनेंस इज मोर इन अ किलोमीटर, देन दिस शुड बी अटेंडेड बाय ऑन ट्रैक मशीन। रेफरेंस पैरा 606 पॉइंट नंबर 5। तो आए हम वहां चलते हैं 606 पॉइंट नंबर 5 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, 2 हो गया, 3, 4 एंड 5। ठीक है ना, तो ये पॉइंट नंबर 5 आप देख रहे हैं। If the length of track marked for need-based maintenance is more in a kilometer, then this should be attended by on-track machine. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, slewing of track shall be directed by the gangmate. Slewing of track shall be directed by the gangmate who should side the rail from a distance of dash on straight track, 10 to 20 मीटर, 20 to 30, 30 to 60 और 40 to 60। यानी कि जब ट्रैक की स्लूइंग की जाती है मुकादम द्वारा, तो वो रेल को कितना दूरी से देखेगा, रेल को कितना दूरी से देखेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हमें मिलेगा एनेक्चर 6/9 पैरा 607। एक्चुअली थ्रू पैकिंग का पार्ट है, थ्रू पैकिंग का पार्ट है जो 8 स्टेप्स है, तो थ्रू पैकिंग के उसमें से, तो हमें ये मिलेगा एनेक्चर 6/9 में। तो हम चलते हैं वहां पर, एनेक्चर 6/9 देखते हैं। ठीक है, अब हम आ गए एनेक्चर 6/9 में आ गए, IRPWM के जो थ्रू पैकिंग के 8 ऑपरेशंस के बारे में बात करता है। इसके अंदर हम जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पर, slewing of track shall be directed by the gangmate who should side the rail from a distance of 30 to 60 meters on straight track। यही हमारा क्वेश्चन था, तो वी गॉट द आंसर फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, इफ crowbars are used, if crowbars are used किस लिए, स्लूइंग के लिए, these should be planted well into the ballast at an angle not more than dash from the vertical, otherwise lifting of track may occur। यानी स्लूइंग करने के टाइम क्रोबार कितने एंगल से ज्यादा पे ना डाला जाए फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, जिससे कि लिफ्टिंग ऑफ ट्रैक ना हो। तो ऑप्शन 20, 25, 30, 45 आंसर उसका 30 डिग्री। अनेक्स्चर 6/9 के अंदर ही हमको अगेन ये भी मिल जाएगा। हम अनेक्स्चर 6/9 में वापस से जाते हैं, तो यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं इसका आंसर। देखिए पॉइंट नंबर 4 ये जो हमारा है ना, इसके अंदर आपको 2 पार्ट्स में, क्योंकि पेज चेंज हो गया। Slewing should preferably be done using hydraulic or mechanical jacks or trolleys. If crowbars are used, these should be planted well into the ballast at an angle not more than 30 degrees from the vertical, otherwise lifting of the track may occur. Question number 10. All the loop lines should be shallow screened, overhauled once in dash years. किसकी बात हो रही है, लूप लाइनों की। ऑल द लूप लाइन शुड बी शैलो स्क्रीन्ड और ओवरहॉल्ड वंस इन डैश नंबर इयर्स और मोर फ्रीक्वेंटली एज रिक्वायर्ड अलोंग विथ सिस्टमैटिक टैंपिंग और पैकिंग। कब करेंगे लूप लाइनों की शैलो स्क्रीनिंग या ओवरहॉलिंग, 2 साल में, 5 साल में, 7 साल में या 10 साल में। तो आंसर तो दोस्तों 7 साल है, पैरा 609 में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे पैरा 609 सिस्टमैटिक ओवरहॉलिंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए, ऑल द लूप लाइन शुड बी शैलो स्क्रीन्ड और ओवरहॉल्ड वंस इन 7 years और मोर, वंस इन 7 years और मोर as frequently along with systematic tamping और
पैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, welded rail panels, welded rail panels shall be so spread on cells as to rest evenly along their entire length on supports spaced at, यानी जो वेल्डेड रेल पैनल यानी जिन पैनल की वेल्डिंग हो चुकी है उसको किस तरीके से रखा जाएगा सपोर्ट पे। तो वेल्डेड रेल पैनल शैल बी सो स्पेस्ड ऑन स्प्रेड ऑन सेल्स एज टू रेस्ट evenly along their entire length of support space at dash center to center to prevent formation of kinks। तो कितनी दूरी पर रखा जाएगा सपोर्ट किया जाएगा, 2 मीटर, 3 मीटर, 3.25 मीटर, 4 मीटर। तो आंसर है 4 मीटर, आंसर इज 4 मीटर। रेफरेंस आपको मिलेगा पैरा 610 पॉइंट नंबर 4B में। तो हम लोग वहां चले जाते हैं पैरा 610 पॉइंट नंबर 4B। पैरा 610 पॉइंट नंबर 4B, ठीक है नहीं। तो यहां पर आप देखें इसके अंदर फ्री रेलों के बारे में बात हुई थी, इसी के अंदर ये मिल जाएगा आपको। फ्री रेल्स आर सपोर्टेड एटलीस्ट एट 4 पॉइंट्स इवनली अलोंग द लेंथ। Welded rail panel shall be so spread on sets as to rest evenly along their entire length on support spaced at 4 meters center to center to prevent formation of kink। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 12, visual examination on important girder bridges and their approaches should be done। यानी इंपॉर्टेंट गर्डर ब्रिजेस और उसके अप्रोचेस में विजुअल एग्जामिनेशन हम जो करेंगे वो कब होगा। ट्वाइस अ ईयर अंडर द सुपरविजन ऑफ JSSCP वे, थ्राइस अ ईयर, वंस अ ईयर, वंस इन 2 years। इसका आंसर दोस्तों दिख रहा है आपको ट्वाइस अ ईयर, यानी कि साल में 2 बार JSSCP वे को जो विजुअल इंस्पेक्शन करना होगा इंपॉर्टेंट गर्डर ब्रिजेस और उसके अप्रोचेस में, तो साल में 2 बार करना पड़ेगा। रेफरेंस आपको मिलेगा पैरा 611 पॉइंट नंबर 2 में। तो चलते हैं हम लोग पैरा 611 पॉइंट नंबर 2 में। तो पैरा 611 पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ रेलों के बारे में बात हुई है ना, विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ रेल। तो क्या कह रहा है, rail end should be examined for cracks during the lubrication of rail joint by cleaning the surface of the rail by wire brush and using a magnifying glass। A small mirror is of use for assisting in examining the underside of the rail। Such examination on important girder bridges and their approaches should be done twice a year under the supervision of JESSCP वे। तो आंसर क्या है, ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार, साल में 2 बार आपका इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लैटनिंग ऑफ रेल टेबल। फ्लैटनिंग ऑफ रेल टेबल की बात हो रही है यहां पर। फ्लैटनिंग ऑफ रेल टेबल मोस्टली अकर्स ऑन द इनर रेल ऑफ अ कर्व। ये तो बात पक्की है कि अंदरूनी जो रेल होती है उसके अंदर क्या होता है, फ्लैटनिंग होता है ना। तो उसमें आप क्या कहा जा रहा है, फ्लैटनिंग ऑफ रेल टेबल मोस्टली अकर्स ऑन द इनर रेल ऑफ अ कर्व बिकॉज ऑफ, किन कारणों से होता है, कैंटेड ट्रैक में, जिससे कि व्हील से, विच कॉजेस स्लिपिंग ऑफ व्हील्स, जिससे व्हील्स स्लिप हो। तो आंसर है हायर कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस ड्यू टू हैवी एक्सल लोड, लार्ज अनस्प्रंग मास, अंडर इक्विलिब्रियम स्पीड। तो आंसर इसका क्या है, ऑल ऑफ द अबव। रेफरेंस पैरा 612 पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पैरा 612 पॉइंट नंबर 3, फ्लैटनिंग ऑफ रेल टेबल के बारे में बात हो रही है। तो क्या कहा जाए, दिस मोस्टली अकर्स ऑन द इनर रेल ऑफ अ कर्व बिकॉज ऑफ हायर कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस, ये हमने देखा, ड्यू टू हैवी एक्सेल लोड, ये हो गया, ये तो ये पहले ही पॉइंट था। दूसरा लार्ज अनस्प्रंग मास और अंडर इक्विलिब्रियम स्पीड ऑन, और अंडर इक्विलिब्रियम स्पीड ऑन कैंटेड ट्रैक, यानी इक्विलिब्रियम स्पीड से कम स्पीड पे गाड़ी चलना, विच कॉजेस स्लिपिंग ऑफ व्हील सेट, ठीक है ना। तो आपको इसका आंसर मिल गया। ये सारे के सारे जो यहाँ पे स्टेटमेंट थे सारे के सारे सही थे, ऑल द स्टेटमेंट्स वेर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
एरियाज प्रोन टू करोजन ऑफ रेल शैल बी आइडेंटिफाइड बाय द डैश ऑफ द रेलवे, यानी कौन से एरिया करोजन प्रोन है रेलों के लिए, वो कौन आइडेंटिफाई करेंगे? इज इट एडीएन, इज इट डीएन, इज इट सीटी और पीसी? तो आंसर दोस्तों इसका है पीसी, पैरा 613 पॉइंट नंबर 2A। पैरा 613 पॉइंट नंबर 2A में हमको जाना होगा। एरियाज प्रोन टू करोजन of rail shall be identified by the principal chief engineer of the railway on the basis of report sent by divisional engineer, है कि नहीं? डिविजनल इंजीनियर के रिपोर्ट के आधार पर पीसी जो है एरियाज प्रोन टू करोजन आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग एंटी करोसिव पेंटिंग, ड्यूरिंग एंटी करोसिव पेंटिंग surface preparation should not be done dash and in extremely windy, misty, dusty condition। कब नहीं किया जाएगा एंटी करोसिव पेंटिंग के लिए सरफेस प्रिपरेशन? कब ना किया जाए? शुड नॉट बी डन व्हेन, तो ऑप्शन यहां पर है व्हेन एम्बिएंट टेम्परेचर इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस, यानी मौसम का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम है या फिर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। दूसरा कह रहे हैं कि बरसात के मौसम में रात के समय, ठंडी में सुबह 8 बजे के पहले, गर्मी में दोपहर को 11 से 3 बजे के बीच में। ये ऑप्शन है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑल ऑफ द अबव बताया गया है। करेक्ट आंसर क्या बताया गया? ऑल ऑफ द अबव। रेफरेंस इसका हम देख लेते हैं कि इसका रेफरेंस क्या दिया है हमें। रेफरेंस हमको इसका क्या दिया है? पैरा 613 पॉइंट नंबर 2B, है कि नहीं? पैरा 613 पॉइंट नंबर 2B। तो यहां पे आप देखेंगे सरफेस प्रिपरेशन शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ हैंड। ठीक है, ये वाला पैरा आप देख लें, थोड़ा सा कट हो गया है। यहाँ देखिए, द सरफेस प्रिपरेशन शैल बी चेक विजुअली फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ सरफेस सो एंड सो। ठीक है, मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। सरफेस प्रिपरेशन शुड नॉट बी डन व्हेन एम्बिएंट टेम्परेचर इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस और अबव 50 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट था, सही है। इन रेनी सीजन ड्यूरिंग नाइट, ये भी था। इन विंटर बिफोर 8 AM, ये भी था। इन समर बिटवीन 11 to 3 PM एंड इन एक्सट्रीमली विंडी मिस्टी डस्टी कंडीशन। यानी कि सारी की सारी पॉइंट्स हमारे सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। क्या हो गया आंसर? ऑल ऑफ द अबव हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, परमानेंट रेल क्लोजर इन रनिंग लाइन शुड नॉट बी लेस देन डैश इन लेंथ। रनिंग लाइन में परमानेंट रेल क्लोजर की लंबाई कितने से कम नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन 5.5, 6.5, 7.3 एंड 11 मीटर्स। ठीक है ना, इतना ऑप्शन हमारे सामने है। सॉल्यूशन इसका कहाँ पे मिलेगा आपको? तो सॉल्यूशन आपको मैंने यहाँ पे लिखने भूल गया हूँ, लेकिन ये आपको मिल जाएगा यहीं पर नेक्स्ट पैरा में ही मिल जाएगा आपको, पैरा 614 में। ठीक है नहीं, पैरा 614 में आप ले लें इसका रेफरेंस। परमानेंट रेल क्लोजर इन रनिंग लाइन शुड नॉट बी लेस देन 11 मीटर इन लेंथ। कितना? 11 मीटर से कम ना हो रनिंग लाइन के अंदर। ठीक है, तो सेम लाइन थी यहाँ पर, तो सॉल्यूशन आपने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस रिपोर्ट्स ऑफ रेल फ्रैक्चर विल नॉट बी प्रिपेयर। देखिए, आमतौर पे हम जानते हैं जैसे रेल फ्रैक्चर होता है कहीं पर भी, जैसे हमारे सेक्शन में आमतौर पे जब रेल फ्रैक्चर होता है तो सबसे पहले तो पूरी कोशिश होती है रेस्टोरेशन हो या किसी तरह से इमरजेंसी रिपेयर करके गाड़ी को पास किया जाए। बट द मोमेंट इमरजेंसी रिपेयर हो जाता है उसके बाद में जो है शुरू हो जाता है कि रेल फ्रैक्चर रिपोर्ट भेजा जाए, रेल फ्रैक्चर रिपोर्ट भेजा जाए। ठीक है ना, पूछा जाता है ना कि भाई रेल फ्रैक्चर रिपोर्ट भेजा जाए ताकि पता चले कि उसका एनालाइज करें। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि किन परिस्थितियों में रेल फ्रैक्चर रिपोर्ट नहीं बनाई जाएगी। तो इसका ऑप्शन यहां पर आप देख लेते हैं, रेल फेलियर अकरिंग इन नॉन रनिंग लाइन, यानी नॉन रनिंग लाइन में रेल फेल हो गई, एक कंडीशन तो ये है। दूसरा, नॉन स्टैंडर्ड एंड ऑब्सोल्यूट सेक्शन, यानी कि स्टैंडर्ड सेक्शन नहीं, बहुत पुराना रेल सेक्शन है। या एक्सीडेंटल डैमेज, यानी गाड़ी के साथ में कुछ एक्सीडेंटल डैमेज हो गया,
जैसे कि एग्जांपल उन्होंने दिया कि भाई ड्राइवर ने अर्जेंट ब्रेक मारा, व्हील बंद हो गई, स्कैबिंग हो गई, ट्रैक में बकलिंग हो गई, किंक आ गया, डिरेलमेंट हो गया, एबनॉर्मल स्लिपिंग ऑफ लोको व्हील जबरदस्ती का घूम रहा है एबनॉर्मली, एक्सेसिव वियर, वियर बहुत ज्यादा हो गया, लॉस ऑफ सेक्शन बाय करोजन, करोजन के कारण सेक्शन लॉस हो गया, बैटरिंग हो गया, इलोंगेशन ऑफ होल हो गया। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए थे, तो इनमें कहा है कि भाई इनमें से कौन सी परिस्थिति होगी कि जब आप रिपोर्ट ऑफ रेल फ्रैक्चर नहीं बनाएंगे। तो आंसर ऑल ऑफ द अबो है, यानी कि ऊपर के सारे जो स्टेटमेंट दिए गए थे सारे के सारे सही है। बेसिकली इसको अगर हम लोग समझें तो पॉइंट नंबर 1 इसका अगर हम पढ़े हैं तो रेल फेलियर अकरिंग इन नॉन रनिंग लाइन, यानी नॉन रनिंग लाइन यानी जहां ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती वहां रेल फ्रैक्चर हुआ, इतना कोई खतरे की बात नहीं है। दूसरा, नॉन स्टैंडर्ड एंड ऑब्सोल्यूट रेल सेक्शन, यानी रेल सेक्शन काफी पुराना है, स्टैंडर्ड भी नहीं है। और तीसरा है एक्सीडेंटल डैमेज। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया है कि भाई देखो हम लोग एनालिसिस क्यों करते हैं, रिपोर्ट क्यों मंगाई जाती है रेल फेलियर की, ताकि उसको एनालाइज करा जाए भाई क्या कारण था ये रेल के टूटने में। अब यहाँ पे कुछ रीजन ऑब्वियस है तो उसको टेस्टिंग करके आप रिपोर्ट लेकर आप क्या एनालाइज करेंगे। जैसे बताया कि व्हील बर्न या स्कैबिंग है, ये तो भाई ड्राइवर ने ऑपरेशन करने के टाइम उसकी गलती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई व्हील बर्न हो गया, स्कैबिंग हो गया, असिस्टेंट लोको नहीं डिमांड किया, इमरजेंसी ब्रेक मार दिया, बकलिंग हो गया रीजन ऑब्वियस है, किंक आ गया रीजन ऑब्वियस है, डिरेलमेंट हो गया, एबनॉर्मल स्लिपिंग और लोको व्हील, एक्सेसिव वियर, लॉस ऑफ सेक्शन में करोजन, बैटरिंग, इलोंगेशन ऑफ होल। यानी यहाँ पे तो दिख रहा है कि भाई फिजिकल डैमेज है ट्रैक में, फिजिकली किसी प्रकार का एक डिफेक्ट अवेलेबल है, तो रेल फ्रैक्चर हो गया, हो भी गया, तो इसमें टेस्ट क्या किया जाएगा, तो सामने सामने कारण हमारे सामने है, इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। रेफरेंस जो है आपको पैरा 617 पॉइंट नंबर 3 में मिल जाएगा, पैरा 617 पॉइंट नंबर 3, report of rail fracture in addition to the recorded maintain detail in above report has to be prepared। यानी पहले तो कह दिया कि भाई रिपोर्ट प्रिपेयर कीजिए, आगे क्या कह रहा है, इन ऑल केसेस ऑफ रेल फेलियर अकरिंग इन ट्रैक विद द एक्सेप्शन ऑफ द केसेस नोटेड बिलो। नीचे जो कारण दिए इसके अलावा जो हर परिस्थिति में जो रिपोर्ट बनेगी, तो वो पॉइंट हमने जो पढ़ा वही है, रेल फेलियर अकरिंग इन नॉन रनिंग लाइन, नॉन स्टैंडर्ड एंड ऑब्सोल्यूट सेक्शंस, accidental damage to the rails such as wheel burn, scabbing, buckling, kink, derailment, abnormal slipping of loco wheels, excessive wear, loss of section by corrosion, battering, elongation of holes। तो सेम टू सेम पॉइंट था। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, टेस्ट पीसेस टू द केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट और आरडीएसओ वुड बी सेंट इन फॉलोइंग कंडीशन। यानी कि टेस्ट पीस जो होगा हमारा फ्रैक्चर के बाद में जो हमने निकाल रखा है, उसको जो केमिस्ट और मेटलर्जिस्ट को या आरडीएसओ को किन परिस्थितियों में भेजा जाएगा, वुड बी सेंट इन फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे कि क्या कंडीशन क्या दी गई है, तो इसके अंदर द रेल फेलियर इज विद इन फर्स्ट 25% ऑफ सर्विस लाइफ, यानी कि जब से रेल बिछाई गई है तो सिर्फ जो है रेल का जो फेलियर है विद इन फर्स्ट 25% ऑफ सर्विस लाइफ है, यानी कि वो एक परिस्थिति हो गई। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ रोलिंग ऑफ रेल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल का रेल का रोलिंग हो, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ फ्रैक्चर और फ्लॉ, किसी भी प्रकार का जो है फ्रैक्चर या फ्लॉ है। ठीक है। दूसरा, रेल्स हैव बीन रिमूव फ्रॉम ट्रैक एज अ रिजल्ट ऑफ विजुअल और अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन, रेलों को विजुअली देखने से या फिर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग द्वारा जो हमें पता चला और उन रेलों को निकालना है। नेक्स्ट इज रेल व्हेन द रेल वेयर फेलियर इज प्राइमा फेसिया कॉज ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट शुड बी सेंट टू आरडीएसओ, यानी जहां पर भी रेल का वेल फेलियर का प्राइमा फेसिया कॉज है ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट का कारण हो सकता है, तो वो भी जो है आरडीएसओ को भेजना पड़ेगा। इसी तरह से रेल विद रिपीटेटिव फेलियर ऑफ सेम रोलिंग मार्क इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ फेलियर, यानी कि सेम रोलिंग मार्क है हमारी रेल का, है कि नहीं, रेल्स विद रिपीटेटिव फेलियर, यानी कि एक पर्टिकुलर रेल है जो बार बार फेलियर हो रहा है और उसका रोलिंग मार्क भी सेम है, तो इन परिस्थितियों में क्या किया जाएगा, टेस्ट पीस जो होगा वो सीएमटी केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट और आरडीएसओ वहां पर भेजा जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आई मीन, creep in excess of dash should be adjusted before the work of lubrication of rail joints is undertaken. यानी कि कितने ज्यादा अगर क्रीप होगा तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट वगैरह हो सके. 50 mm, 100 mm, 150 mm, वेरी इजी क्वेश्चन. क्रीप इन एक्सेस ऑफ 150 mm ही आंसर है इसका. हमारा सॉल्यूशन है पैरा 619 पॉइंट नंबर 4. पैरा 619 point number 4. Creep in excess of 150 mm should be adjusted before the work of lubrication of rail joints is undertaken. ठीक है, तो ये हमारा हो गया excess of 150 mm. In excess of 150 mm. Next is lubrication of rail joint should normally be carried out by gangs वर्किंग अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन. यानी लुब्रिकेशन के टाइम पे किसकी सुपरविजन में लुब्रिकेशन करना रेल जॉइंट का? कीमैन मेड जेई एसएससी. तो आंसर क्या है? जेई पीवे. आंसर क्या है? जेई पीवे. तो पैरा 619 पॉइंट नंबर 5. तो द लुब्रिकेशन ऑफ रेल जॉइंट शुड नॉर्मली बी कैरिड आउट बाय गैंग्स working under the direct supervision of at least JPV. The work should be carried out under caution orders arranged to be issued daily by JSSCPV under protection of engineering signal और under traffic block. हमें आंसर मिल गया डायरेक्ट सुपरविजन किसका? आपके JSSCPV का ना, JPV का. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. इन द मंथ ऑफ डैश SSCPV इंचार्ज शुड सबमिट द सर्टिफिकेट ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ रेल जॉइंट. यानी कब जो है सर्टिफिकेट भेजेगा कि मैंने मेरे सेक्शन के सारे जॉइंट्स को लुब्रिकेशन मैंने कर दिया है. तो उसका आंसर है मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर के अंदर. अप्रैल है इसका आंसर. पैरा 619 पॉइंट नंबर 7. पैरा 619 पॉइंट नंबर 7. The length over which the rail joints are lubricated together with dates shall be recorded in TMS. In the month of April, SSCPV in charge should submit the certificate of lubrication of rail joint giving reason for an exception to the AN. ठीक है, ये हमारा हो गया, ये वही वाला पॉइंट हो गया यहाँ पर. In the month of April, SSCPV in charge should submit the certificate of lubrication of rail joints. Question number 22. Fish plated insulated joints. फिश प्लेटेड इंसुलेटेड जॉइंट्स के बारे में बात हो रही है. कौन इसको मेंटेन करे? इंसुलेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ दिस टाइप आर प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड बाय एसएनटी इंजीनियरिंग मेंटेन जॉइंटली और आइदर ऑफ द बोथ. तो यहाँ क्वेश्चन का गौर से देखिए, फिश प्लेटेड इंसुलेटेड जॉइंट की बात चल रही है, नॉट LWR. फिश प्लेटेड इंसुलेटेड जॉइंट के बारे में बात चल रही है. तो यहाँ पर क्या है आंसर इसका? उसको कौन मेंटेन करेगा? सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट. रेफरेंस पैरा 622 पॉइंट नंबर 1. Para 622 point number 1. Fish plated joint. Insulating component of this type are provided and maintained by SNT department. Maintained by SNT department. A signaling and telecommunication department is responsible for its maintenance. ठीक है, next question. In case of manual slipper relaying, मैनुअली स्लीपर हम बदली कर रहे हैं. अ स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ डैश शैल बी इम्पोज्ड ऑन द पोर्शन टू बी रिले ड्यूरिंग द ब्लॉक एंड रेज स्लीपर फास्टिंग शैल बी रिमूव फ्रॉम द ऑल्टरनेट स्लीपर. तो यहां पर आंसर क्या है? मैनुअल स्लीपर रिलेइंग में 20 kmph इज द आंसर है कि नहीं? 20 kmph की स्पीड पर गाड़ियों को पास किया जाएगा. ठीक है, आंसर इसका क्या है वो भी देख लेते हैं जरा. सोल्यूशन 623 पॉइंट नंबर 4C. पॉइंट नंबर 4C है कि नहीं? तो यहां पर जस्ट प्रायर टू द लाइन ब्लॉक अ स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ 20 kmph. स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ 20 kmph शैल बी इम्पोज्ड ऑन द पोर्शन टू बी रिलेड ड्यूरिंग द ब्लॉक. ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. 20 kmph. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेइंग ऑफ फैन शेप टर्नआउट स्लीपर, यानी कि फैन शेप टर्नआउट स्लीपर को बिछाने के बारे में बात कर रहे हैं. एंश्योर दैट अ क्लीन बलास्ट कुशन ऑफ डैश बिलो द स्लीपर ऑफ
बॉटम ऑफ स्लीपर इज अवेलेबल, कितना अवेलेबल हो, तो 20 सेंटीमीटर, 25, 30, 35, 20, 25, 30 एंड 35 सेंटीमीटर। तो पैरा 624 पॉइंट नंबर 3, पैरा 624 पॉइंट नंबर 3 में आपको इसका आंसर मिलेगा, है कि नहीं। एंश्योर दैट साइड प्रिपरेशन में एंश्योर दैट द क्लीन बलास्ट क्वेश्चन ऑफ 30 सेंटीमीटर बिलो द बॉटम स्लीपर इज अवेलेबल। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, क्लीन बलास्ट क्वेश्चन ऑफ 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अगेन लेइंग ऑफ फैन शेड टर्नआउट का ये द साइड प्रिपरेशन टू बी कंप्लीटेड वेल बिफोर लेइंग turnout, ensuring deep skinning of ballast in turnout length and ensuring deep skinning of ballast in turnout length and dash on either side along the track। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि भाई फैन शेप टर्नआउट जब बिछाना है उसकी स्लीपर है, तो डीप स्किनिंग कहां तक हो, तो जो पूरा का पूरा टर्नआउट का लेंथ है और उसके अलावा कुछ मीटर का हिस्सा है, कि जहां पर हमें क्या करना है, जहां पर हमें क्या करना है, अलोंग द ट्रैक हमें ले करना है। इसका आंसर क्या है, 18 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 39 मीटर। तो आपको रेफरेंस यहाँ पे आंसर इसका 30 मीटर है, और आपको रेफरेंस जो है कहाँ मिलेगा, रेफरेंस में आपको दिखा देता हूं दोस्तों, रेफरेंस पैरा 624 पॉइंट नंबर 3, 624 पॉइंट नंबर 3, इसके अंदर आपको मिल जाएगा। यहां देखिए आप, द साइड प्रिपरेशन टू बी कंप्लीटेड वेल बिफोर laying turnout, ensuring deep skinning of ballast in turnout length and 30 meter on either side along the track। ठीक है ना, तो आंसर क्या है, 30 मीटर है, 30 मीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 26, द स्लीपर्स इन द क्रॉसिंग पोर्शन शैल बी डैश ऑफ क्रॉसिंग एंगल। किस एंगल पर हो क्रॉसिंग पोर्शन, ये यहाँ बात हो रही है हमारी टर्नआउट की। टर्नआउट में 3 पार्ट है, स्विच, लीड एंड क्रॉसिंग। तो यहाँ पर स्लीपरें जो बिछाई जाएगी क्रॉसिंग पोर्शन में कितने एंगल पे बिछाई जाएगी, तो ऑप्शन है पैरेलल टू मेन लाइन, परपेंडिकुलर टू मेन लाइन, परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर लाइन, पैरेलल टू बाइसेक्टर लाइन। हमें क्वेश्चन में मैंने लिखने भूल गया, यहाँ पे लिखना चाहिए था कि फैन शेप टर्नआउट के बारे में, बट ऑब्वियस आजकल हम लोग फैन शेप टर्नआउट ही यूज करते हैं। तो फैन शेप टर्नआउट में क्रॉसिंग पोर्शन में जो स्लीपर होंगे किस एंगल पर होगी, तो इसका आंसर है दोस्तों परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर लाइन, यानी जो क्रॉसिंग का जो एंगल होगा उसका जो बाइसेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर हमारे स्लीपर क्रॉसिंग में होनी चाहिए। रेफरेंस पैरा 624 पॉइंट नंबर 4 में मिलेगा आपको, पैरा 624 पॉइंट नंबर 4। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी जगह के बारे में बात हुई है, स्पेसिंग ऑफ स्लीपर है कि नहीं, स्विच पोर्शन के अंदर, लीड पोर्शन के अंदर, है कि नहीं। और यहां पर आगे हम लोग बात करेंगे हमारे क्रॉसिंग पोर्शन में ना। देखिए यहाँ पे उन्होंने, मैं सारी चीजें आपको बता देता हूँ। यहाँ उन्होंने जो बात की थी पहले, ये स्पेसिंग ऑफ स्लीपर शुड बी स्ट्रिक्टली एज पर द लेआउट ऑफ स्लीपर शैल बी परपेंडिकुलर स्ट्रेट पोर्शन में कहाँ होना चाहिए, देखो स्विच पोर्शन में कहाँ होना चाहिए, द स्लीपर शैल बी परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट ट्रैक इन स्विच पोर्शन। ये तो स्विच के बारे में बात हो गई। लीड में, इन लीड पोर्शन द स्लीपर विल बी इंक्लाइंड एट हाफ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू स्ट्रेट एंड कर्व ट्रैक एट दैट पॉइंट। यानी कि जो भी आपका नॉर्मल स्ट्रेट लाइन होगा, जो स्ट्रेट ट्रैक उसके परपेंडिकुलर एंड कर्व ट्रैक उसके हाफ एंगल, इंक्लाइंड एट हाफ द एंगल पे करेंगे। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा, कि यहाँ पर आप देखें the spacing of sleeper in switch lead and coin shall be the spacing of sleepers in the switch lead and crossing point should be as per a standard RDSO layout drawing to make a radial or fan shape turnout. The spacing has been worked out separately for both the rail. Sleepers in the crossing portion shall be perpendicular to bisecting line of crossing angle. This was our expected answer. क्या, perpendicular to bisector line of crossing angle। Next question, question number 27, large scale replacement of fastening must be done under the supervision of। देखो रिप्लेसमेंट ऑफ फास्टिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो लिफ्टिंग नहीं कर सकते उसके लिए सुपरविजन की कैटेगरी दी है, भाई हमारा कीमैन करा सकता है। लिफ्टिंग करना है
ऐसे फास्टनिंग का रिप्लेसमेंट मेड करा सकता है। लेकिन जब लार्ज स्केल रिप्लेसमेंट ऑफ फास्टनिंग है तो किसके सुपरविजन में हो? मेड, जेई, एसएससी, एईएन। तो पैरा 628 के अंदर इसका आंसर है, पैरा 628 में आंसर है जेई या एसएससी पीवे। ठीक है, लार्ज स्केल, मैंने देखा आपको कंफ्यूज करने के लिए जेई, एसएससी पीवे और एसएससी दोनों दिया है। ठीक है, तो यहां पर जेई या एसएससी पीवे है, सिर्फ एसएससी नहीं है, इसके लिए मैंने इसको अलग अलग ऑप्शन के तौर पे दिया है। तो हमारा आंसर ये पैरा 628 के अंदर आपको मिलेगा, पैरा 628, लार्ज स्केल replacement of fastening must be done under the supervision of JE, SSC, PWA, है कि नहीं? Large scale replacement of fastening must be done under the supervision of JE और SSC, PWA। और फिर बाद में आगे ये भी कहा है द कॉज फॉर लार्ज, क्यों, क्या कारण था कि भाई सारे इतने सारे लार्ज स्केल डिफेक्ट डेवलप हो गए, वो इन्वेस्टिगेट एईएन करेंगे। ये फर्दर आगे का पार्ट है जो क्वेश्चन में नहीं था हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। Testing of ERC is to be done after dash years or passage of dash of traffic whichever is earlier। ERC की टेस्टिंग कब की जाएगी? 2 साल में या 100 GMT, 2 साल में 200 GMT, 4 साल में 200 GMT, 4 साल में 400 GMT, है कि नहीं? ये है। तो ERC की जो टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी कितने साल में होगी या कितना GMT ट्रैफिक पास होने पे होगा, इनमें से दो परिस्थिति पहले हो। आपको रेफरेंस इसका मिलेगा, आंसर है testing of ERC is to be done after 4 years or passage of 200 GMT of traffic whichever is earlier। पैरा 628 1B में इसका आंसर मिलेगा। यहां कोई करोजन प्रोन एरिया, नॉन करोजन प्रोन एरिया, कुछ बात नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ पूछा है टेस्टिंग ऑफ ERC कब होगा, उसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी। ठीक है नहीं, तो पैरा 628 पॉइंट नंबर 1B, पॉइंट नंबर 1B, इसमें आप देख लेंगे तो आपको टेस्टिंग के लिए क्या क्या है। The testing of ERC is to be done after 4 years or passage of 200 GMT of traffic whichever is earlier। यानी कि to be done after 4 years और passage of 200 GMT। ये इन जनरल पूछा था तो इन जनरल हमने बता दिया। थोड़ा सा और इसमें हम लोग एडअप कर दें, अगर इसमें यह पूछ लेता कि भाई करोजन प्रोन एरिया में कितने पे होता, तो हम कहते थे कि नहीं, करोजन प्रोन एरिया में इनिशियल टेस्टिंग के बाद में आफ्टर 2 years और पैसेज ऑफ 100 GMT। लेकिन यहाँ क्योंकि कंडीशन नहीं दिया, इसलिए हमारा आंसर क्या है, 4 years और 200, यानी आमतौर पे ये वैल्यू होती है, आमतौर पर ये वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इफ डैश और मोर सैंपल साइज रिकॉर्ड्स टो लोड बिलो 400 kg इन केस ऑफ ERC है यहाँ, in case of ERCs, if dash or more of the sample size record tow load below, tow load लिखा है नहीं, ERC के बारे में बात है, हाँ, below 400 kg, which is to be confirmed by dash sample size proposal of through fastening renewal should be initiated। यानी कि थ्रू फास्टनिंग रिन्यूअल का प्रपोजल कब इनिशिएट किया जाएगा, तो परसेंटेज बहुत सारे मैंने यहाँ दे दिया, 10%, 3%, है ना, कंफर्म बाय, यानी 10% ऑफ सैंपल साइज बिलो 400 या 3%, कंफर्म बाय 3%, 15, ऐसा आंसर हमारा क्या है, if 20% or more of sample size records tow load below 400 which is to be confirmed by 5% sample size, proposal of through fastening renewal should be initiated। पैरा 628 1B में ही इसका भी आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं? क्या है ये देखिए आप यहाँ पर, रिप्लेसमेंट ऑफ ERC कब बदलेंगे ERC को, if 20% or more of sample size record tow load below 400 which is to be confirmed by 5% sample size। ठीक है ना, तब उस परिस्थिति में थ्रू फास्टिंग रिन्यूअल का प्रपोजल जो है इनिशिएट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। MCI स्टैंड्स फॉर, यानी MCI का मतलब क्या है, MCI का मतलब क्या है, मेटल कंक्रीट इंसर्ट, मेटल कास्ट इंसर्ट, मलिएबल कास्ट आयरन, मलिएबल कंक्रीट इंसर्ट। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका मलाइबल या मलिएबल कास्ट आयरन
और एब्रीविएशन सॉल्यूशन है, एब्रीविएशन जो हमारा चैप्टर शुरू होता है उसके अंदर IRPWM के अंदर आपको मिल जाएगा। मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं पहले रेफरेंस। हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है IRPWM का, उसके अंदर एब्रीविएशंस करके एक जो हमारा जो है पार्ट है, वहाँ बहुत सारे एब्रीविएशंस आपको मिल जाते हैं। तो उसके अंदर MCI मलेबल कास्ट आयन, MCI यानी कि मलेबल कास्ट आयन है। तो ये हमें उसका आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 31, स्टील स्लीपर फॉर ब्रिजेस। क्वेश्चन नंबर 31, स्टील स्लीपर फॉर ब्रिजेस। इसमें क्या है? गार्ड रेल फिटिंग शुड बी टाइटेंड, यानी कब टाइट की जाएगी? गार्ड रेल शुड बी टाइटेंड वंस इन डैश फॉर फर्स्ट 6 months, देयर आफ्टर ऑन नीड बेसिस। यानी कि पहले 6 महीने में गार्ड रेल की टाइटनिंग कब की जाएगी? अ फोर्टनाइट यानी 15 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में। तो आंसर दिया है 3 महीना। पैरा 629 के अंदर आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। तो आए पैरा 629 में हम जाएं, ठीक है नहीं? तो यहाँ पे गार्ड रेल के बारे में पॉइंट नंबर 1B में है, गार्ड रेल फिटिंग शुड बी टाइटेंड वंस इन 3 months फॉर फर्स्ट 6 months, वंस इन 3 months फॉर फर्स्ट 6 months and thereafter on need basis. Next question, question number 32. In the case of LWR or CWR track, full ballast section as specified should be provided up to dash from the abutment. यानी कि LWR या CWR ट्रैक में फुल बलास्ट सेक्शन हमारा ब्रिज के अबटमेंट से कितना दूरी तक में है, यानी कि अप्रोच में कहाँ तक हो? 50 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, है कि नहीं? तो आंसर हमारा क्या है? 100 मीटर्स। पैरा 630 पॉइंट नंबर 1E, पैरा 630 पॉइंट नंबर 1E। ठीक है, तो इन केस ऑफ LWR, CWR, full ballast section as specified should be provided up to 100 meters from the abutment. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, जॉगल्ड फिश प्लेट with clamps, joggled fish plate with clamps or 2 far end bolts on good 80 weld। कौन सी वेल्ड? गुड 80 वेल्ड शाल बी प्रोवाइडेड। यानी गुड 80 वेल्ड में आमतौर पर जॉगल फिश प्लेट नहीं लगाई जाती, लेकिन क्या कहा जा रहा है? लगाई जाएगी। कहां पर? ऑन ब्रिजेस हैविंग लेंथ ऑफ वाटरवे एज डैश और मोर एंड ऑन अप्रोचेस अप टू 100 मीटर। कब आपकी गुड 80 वेल्ड के ऊपर हमारे जॉगल फिश प्लेट लगाई जाएगी? तो आंसर इसका है 100, 200, 300, 500 में से 100 मीटर। तो joggle fish plate with clamps or 2 far end bolts on good 80 well shall be provided on bridges having length of waterway as 100 meters or more and on approaches up to 100 meter length। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है? 100 मीटर। 631G, 630 में पॉइंट नंबर 1G के अंदर joggle fish plate with clamps or 2 far end bolts on good 80 well shall be provided on bridges having length of waterway. What is the length of waterway? As 100 meter or more and on approaches up to 100 meter length। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, at or near the commencement of each gang length between stations, यानी कि किसी भी गैंग लेंथ जहां पे शुरू होता है या उसके करीब में, a sample of dash of track should be maintained in accordance with all standards। यानी सैंपल ट्रैक की बात चल रही है, तो कितने मीटर का हो? 3 रेल लेंथ, 5 रेल लेंथ, 50 मीटर, 100 मीटर। 4 ऑप्शन दे दिया। रेफरेंस आपको देखो, आंसर तो यहाँ पे बता दिया 3 रेल लेंथ, लेकिन रेफरेंस क्या है? पैरा 634, पैरा 634। तो आए देख लेते हैं हम लोग पैरा 634, पैरा 634। तो यहां पर आप देखें
at or near the commencement of each gang length between stations a sample of 3 rail length of track should be maintained. कितना? 3 rail length in accordance with all standards. Question number 35. The JE or SSCP way should check the accuracy of the spirit level, gauge and straightedge every week, every fortnight, every month या every 3 months. तो आंसर है every month. यानी PWI जो है गैंग के पास जो स्पिरिट लेवल है यानी लेवल बाटली जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली फील्ड की भाषा में, गेज होता है एंड स्ट्रेटेज, इसकी एक्यूरेसी कब चेक करेंगे? तो आंसर है 3 मंथ, सॉरी इन अ मंथ, है कि नहीं, हर महीने उसको चेक करना है. रेफरेंस 635 पॉइंट नंबर 2B, 635 पॉइंट नंबर 2B. तो 634 में है 635 पॉइंट नंबर 2B. द जेई एसएससीपी वे, देखिए आप, the JEE SSCP way should check the accuracy of the spirit level, gauge and straightedge every month. The result of the examination being entered in the gangmates diary. Next question हमारा क्वेश्चन नंबर 36. As per ACS 13 यानी as per correction slip number 13, which of the following equipment is newly added in the list of gang equipments? यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये नीचे जो दिए गए ये नहीं है, नया कौन सा ऐड हुआ है करेक्शन स्लिप नंबर 13 में. तो ऑप्शन में दिया सामान क्या दिया है? हेम कॉर्ड, कैनाबोल, जंपर एंड ग्लव्स फॉर इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन एंड हैंड सिग्नल और एलईडी लैंप्स एट नाइट. तो इसके अंदर जो है न्यूली एडेड की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर, जंपर एंड ग्लव्स फॉर इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन. इसका रेफरेंस आपको मिलेगा 635 2C के अंदर, 635 2C, पैरा 635 का 2C. देखो एग्जामिनेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट पॉइंट नंबर 3. तो न्यू क्या ऐड हुआ है? मैंने करेक्शन स्लिप नंबर 13 के हिसाब से पूछा. तो क्या है? जंपर एंड ग्लव्स फॉर इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन 2 सेट्स. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर होगा जंपर एंड ग्लव्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 37. डीप स्क्रीनिंग ऑफ ट्रैक के बारे में बात हो रही है. डीप स्क्रीनिंग ऑफ ट्रैक के बारे में बात हो रही है फॉर प्लेन ट्रैक ऑन मेन लाइन, यानी कि प्लेन ट्रैक मेन लाइन पे इफ द क्लीन बलास्ट कुशन इज लेस देन डैश फॉर सेक्शंस हैविंग सेक्शनल स्पीड ऑफ 130 km मोर. यानी कि डीप स्क्रीनिंग ऑफ ट्रैक मेन लाइन में प्लेन ट्रैक में कब करेंगे? जहां पर स्पीड 130 km से ज्यादा है. तो क्या कह रहे हैं? इफ द क्लीन बलास्ट कुशन इज लेस देन, ठीक है, तो डीप स्क्रीनिंग करेंगे 150 mm, 200 mm, 220, 250. तो आंसर क्या? 200 mm, 200. यानी कि जब 200 mm से क्लीन ब्लास्ट कुशन कम हो जाता है डीप स्क्रीनिंग ऑफ ट्रैक हमको करना पैरा 636 2E, 636 2E. लेट मी चेक विथ 636 का पॉइंट नंबर 2E. डीप स्क्रीनिंग ऑफ ट्रैक शैल बी कैरिड आउट. उसके अंदर क्या कहा है? For plain track on main line, if the clean ballast cushion is less than 200 mm for section having sectional speed of 130 kmph and above. और अगर जहां पर लेस देन 130 है तो 150 mm क्लीन बलास्ट कुशन होना चाहिए. लूप लाइन 15 साल में एक बार. तो दीज आर द गाइडलाइंस फॉर दिस. हमारा जो है आंसर क्या है? लेस देन 200 mm, है कि नहीं? तो 200 mm से कम, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38. मैनुअल डीप स्क्रीनिंग विद मशीन पैकिंग, यानी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई छनाई हम जो है मैनुअली कर रहे हैं लेकिन मशीनों द्वारा मैनुअल जो पैकिंग कर रहे हैं. तो नॉर्मल सेक्शनल स्पीड कैन बी रिज्यूम्ड ऑन, यानी सेक्शन की जो नॉर्मल स्पीड कब रिज्यूम कर पाएंगे हम लोग? 20वें दिन, 21वें दिन, 10वें दिन या 8वें दिन. तो आंसर क्या है? मैनुअल डीप स्क्रीनिंग है, मशीनों द्वारा पैकिंग. तो इसका आंसर है 10th डे. कितना? 10th डे. ओके, रेफरेंस 637 1F. सिक्स 37 पॉइंट नंबर 1F. ठीक है, तो यहां पर आप देखिए मेरा केस क्या था भाई, मशीनों द्वारा मैनुअली डीप स्क्रीनिंग कर रहे हैं और यहाँ पे पैकिंग मशीनों द्वारा कर रहे हैं. तो डिटेल्स ऑफ वर्क टू बी कैरिड आउट इन स्टेजेस ऑन वेरियस डेज आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द
screening operation and the speed restriction recommended to be imposed are indicated so and so according to this schedule. हमारे काम की चीजें, नॉर्मल सेक्शन स्पीड कैन बी रिज्यूम्ड ऑन द 10th डे, है कि नहीं, 10वें दिन रिज्यूम कर पाते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ लोअरिंग ऑफ ट्रैक, जैसे हम लिफ्टिंग लोअरिंग करते हैं, ऐसे लोअरिंग के बारे में बात हो रही है. इन केस ऑफ लोअरिंग ऑफ ट्रैक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कुछ मैंने स्टेटमेंट्स यहाँ लिख के दिए हैं लंबे चौड़े, उनमें से क्या सही नहीं है. तो पहला तो ये कह दिया कि भाई ट्रेंचेस शुड बी मेड अक्रॉस द ट्रैक at every 30 meter to the final level in order to give a continuous indication while the work in progress, यानी कि वहां पर क्या किया जाए, जहां पे लोअरिंग ऑफ ट्रैक करना है तो वहां पर ट्रेंच बनानी पड़ेगी हर 30 मीटर पर, है कि नहीं, टू गिव ए कंटिन्यूअस इंडिकेशन व्हाइल द वर्क इज इन प्रोग्रेस. ठीक है. नेक्स्ट इज लोअरिंग शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 75 mm एट अ टाइम. क्या ये सही है या गलत है? सही है. नेक्स्ट, द ग्रेड फॉर पैसेज ऑफ ट्रेन should not exceed 25 mm inner rail length of 13 मीटर. है नहीं, ग्रेडियंट की बात हो रही है, 25 mm पर रेल लेंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. और लास्ट पॉइंट है हमारा इसके अंदर, लोअरिंग शुड बी कैरिड आउट इन द डायरेक्शन ऑफ राइजिंग ग्रेडियंट. लोअरिंग के बारे में क्या कहा है? लोअरिंग शुड बी कैरिड आउट इन द डायरेक्शन ऑफ फॉलिंग ग्रेडियंट, राइजिंग ग्रेडियंट नहीं है. तो ये 4 स्टेटमेंट यहाँ पर थे. अकॉर्डिंगली इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे पैरा 639 इसके अंदर, है कि नहीं, लोअरिंग के अंदर. जस्ट अ मिनट. लोअरिंग ऑफ ट्रैक ना, लोअरिंग ऑफ ट्रैक हमारा जो क्वेश्चन था ना, तो हमारा ऑप्शन क्या क्या था यहाँ पे? ट्रेंचेस शुड बी मेड. ठीक है, तो ट्रेंच के बारे में बात किया अगर हमने, तो ट्रेंच शुड बी मेड है लिखा है. दूसरा क्या लिखा है? लोअरिंग शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 75 mm एट टाइम. एक समय पे अधिकतम 75 mm तक ही कर सकते हैं. तो लोअरिंग शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 75 mm, करेक्ट है. नेक्स्ट इज द ग्रेड फॉर पैसेज ऑफ ट्रेन शुड नॉट एक्सीड 25 mm in rail length of 13 मीटर. The grade for passage of train should not exceed 25 mm in a rail length of 13 मीटर. तो पैरा नंबर हमने देखा, पैरा 639 के अंदर है ये. क्वेश्चन हमारा क्या है? लोअरिंग ऑफ ट्रैक, है कि नहीं. तो यहाँ पर हम देखेंगे लोअरिंग के बारे में. ट्रेंच 30 मीटर पे बनाना है, सही है. ठीक है, ये सारे के सारे चीजें हमारे सही है, हमने देखा जिस तरीके से. तो इसके अंदर से ये देखो सब सही है, खाली ये पॉइंट, लोअरिंग शुड बी कैरिड इन द डायरेक्शन ऑफ राइजिंग ग्रेड लिखा है. और यहाँ पर क्या लिखा है? देखिए ये स्टेटमेंट देखिए, एज अबोव टू लिफ्टिंग लोअरिंग शुड बी कैरिड इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलिंग ग्रेड, यानी फॉलिंग ग्रेड की दिशा में करना है हमें. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40. वेरिफिकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ ईयरली स्टेटमेंट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट. ये एक हमारा एक्टिविटी है, पीडब्ल्यूआई की ड्यूटी के अंदर है कि जो है उसके सेक्शन के आसपास में कहीं कोई इन्फ्रिंजमेंट वगैरह है क्या, और उसके आधार पर कुछ स्टेटमेंट रिपोर्ट बनाने हैं. तो क्या कह रहे हैं? वंस अ ईयर the standard examinations over the section shall be verified personally by the SSCPV in charge and submit to the AEN by end of March, end of June, end of October, end of December. तो ये infringement के लिए क्या है नियम? एंड ऑफ मार्च. सोल्यूशन दिखा देता हूं आपको, पैरा 647 पॉइंट नंबर 2. 647 पॉइंट नंबर 2, ठीक है नहीं. Once a year, the standard dimension over the section shall be verified personally by the SSCP according to the profile shown in the schedule of dimensions and statement of infringement, if any, submitted to the AEN by the end of March. AEN को कब सबमिट करेंगे? Submitted to the AEN by the end of March. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं अभी.
क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट गैंग चार्ट। क्या कहा जा रहा है कि इनमें से खाली जो नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे इसके अंदर, तो इन द गैंग चार्ट द वर्क सेट टू द गैंग फॉर अ फोर्टनाइट शुड बी इंडिकेटेड बाय सुटेबल नोटेशन। तो क्या कह रहा है, गैंग चार्ट जो है इस तरीके से सेट किया जाए कि उसका 15 दिन का पूरा प्रोग्राम विद नोटेशन हो। दूसरा है गैंग चार्ट प्रोग्रेस इज रिकॉर्डेड बाय जेएसएससीपी वे, उसकी जो प्रोग्रेस है पीडब्ल्यूआई उसकी एंट्री करेंगे। इसी तरह से ईच गैंग चार्ट इज सप्लाइड फॉर 6 मंथ्स, एक गैंग चार्ट 6 महीने के लिए सप्लाई की जाती है। अगला है एक गैंग चार्ट 1 साल भर के लिए इस्तेमाल में ली जाती है कि नहीं। तो हमसे क्या पूछा है, ये क्वेश्चन गौर करो, इज नॉट ट्रू। इनमें से ये सारी की सारी बातें जो है ना भाई हमारे दोस्तों, ये सही है। बस ये वाला है ना, गैंग चार्ट इज सप्लाइड, देखो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना यहाँ पे 6 महीने लिखा है या 1 साल लिखा, तो इसमें से 1 ईयर वाला जो है दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ रेफरेंस इसका, पैरा 653 के अंदर, पैरा 653 के अंदर आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। गैंग चार्ट के बारे में यहाँ बात हो रही है। गैंग चार्ट द वर्क सेट टू द गैंग फॉर अ फोर्टनाइट इंडिकेट करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा गैंग चार्ट के बारे में ये एक जो चीज लिखी थी वो खाली मुझे आपको बताना है कि वो 6 मंथ और 1 ईयर का जो लॉजिक है ना, एक गैंग चार्ट सप्लाइड फॉर 1 ईयर, ईच गैंग चार्ट इज सप्लाइड फॉर 6 मंथ, इसमें से गलत कौन सा है। तो आप यहाँ देखेंगे डायरेक्टली तो मैनुअल ने नहीं दिया है, यहाँ पर बात हो रही है 6 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ ईच ईयर द गैंग चार्ट्स विल बी कलेक्टेड बाय द एसएससीपीवी इंचार्ज मेंटेनेंस रिकॉर्ड, यानी कि 6 महीने पास हो गए। 6 months after the end of each year, the gang chart shall be collected by SSCPV in charge and maintenance record. तो कम से कम 6 महीना तो होना ही है, ये सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमसे क्या पूछा है कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट गैंग चार्ट, इनमें से क्या सही नहीं है। तो ये शुरू के सारे के सारे पॉइंट सही है हमारे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत क्या है हमारा ये। तो इसका 1 साल के लिए सप्लाई नहीं होता, 6 महीने के लिए होता है ना। आप यहाँ देख रहे हैं ना, 6 months आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर द गैंग चार्ट शाल बी कलेक्ट विल बी कलेक्टेड बाय एसएससीपीवी इंचार्ज, यानी कि उसकी जो है कितना है लाइफ 6 मंथ ही जो है हम लोग उसको यूज में लेते हैं, है कि नहीं। गैंग चार्ट के बारे में ये एक पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42, मिनिमम बलास्ट रेजिस्टेंस पर किलोमीटर ऑफ ट्रैक शुड नॉट बी लेस देन डैश पर किलोमीटर इन स्टेशन यार्ड, यानी कि कितना ओहम पर किलोमीटर स्टेशन यार्ड में मिनिमम बलास्ट रेजिस्टेंस, 2 ओहम, 3 ओहम, 3.5 एंड 4। तो आंसर हमारा है 4 ओहम। कितना है 4 ओहम। पैरा 662 2H, पैरा 662 2H। देखिए दोस्तों, ये हमारा पैरा 662 हो गया, मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक इन ट्रैक सर्किटेड एरियाज। इसके अंदर 2H में जाना है हमें। तो ब्लास्ट मस्ट बी केप्ट क्लीन थ्रू आउट द ट्रैक सर्किटेड सेक्शन एंड केयर शुड बी टेकन टू सी दैट, क्या निगरानी करना है, क्या केयर करना है, मिनिमम ब्लास्ट रेजिस्टेंस पर किलोमीटर ऑफ ट्रैक शुड नॉट बी लेस देन 2 ओम पर किलोमीटर इन स्टेशन यार्ड एंड 4 ohms पर किलोमीटर इन ब्लॉक सेक्शन। ठीक है, तो मिनिमम ब्लास्ट रेजिस्टेंस पर किलोमीटर ऑफ ट्रैक शुड नॉट बी लेस देन 2 ओम पर किलोमीटर, और ब्लॉक सेक्शन में 4 ohms पर किलोमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, permanent way staff are advised to keep clear of the tracks and avoid contact with the rails when an electrically hauled train is within,
यानी कि हमारे जो परमानेंट एम्प्लॉयज है, यानी जो हमारा जो है पीवे का जो स्टाफ है, उनको एडवाइस किया गया है कि जो है ट्रैक को जब जब भी कोई इलेक्ट्रिकली हॉल ट्रेन आती है तो ट्रैक को क्लियर कर दे और रेलों को छूने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसके अंदर एक तरीके की कंडक्टिविटी मेटालिक मास्ट होने के कारण आ सकती है। तो कितना दूरी तक आ जाए, तो 100 मीटर, 250 मीटर, 500 मीटर एंड 50 मीटर्स, है कि नहीं। यानी 200 मीटर मीटर के दायरे में अगर हमारी ट्रेन आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल यानी जो भी हमारा काम होगा उसके हिसाब से वी विल डिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ऑन सैंडेड कैच साइडिंग the rail shall be kept free of sand for a length of dash meters beyond the section insulators in the overhead lines and switching under so and so। तो हमसे पूछा गया है कि द रेल शुड बी केप्ट क्लियर ऑफ सैंड फॉर अ लेंथ ऑफ, कितना तक क्लियर होना चाहिए स्टैंडर्ड क्या सैंडिंग के अंदर, 21.5, 27.5, 31.25, 44.5। इसका आंसर है 21.5 मीटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। पैरा 668 में इसका आपको रेफरेंस मिलेगा, पैरा 668 में। ओके, तो लेट अस मूव अहेड, पैरा 668 कैसाइडिंग क्या कहा है, नॉर्मली ऑल कैसाइडिंग एक्सेप्ट दोज हु आर स्टैंडर्ड शैल बी केप्ट अलाइव ऑन स्टैंडर्ड कैसाइडिंग द रेल शैल बी केप्ट क्लियर ऑफ सैंड फॉर अ लेंथ ऑफ 21.5 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। इन केस ऑफ टीएफआरआर, टीएफआरआर के मामले में क्या करते हैं, टीएफआरआर के अंदर थ्रू फास्टनिंग रिन्यूअल या थ्रू फिटिंग रिन्यूअल आर कब करते हैं हम लोग, व्हेन ओनली ओनली आरसी इज रिप्लेस्ड, ओनली जीआरएसपी और सीजीआरएसपी इज रिप्लेस्ड, यानी सिर्फ चाबी बदली किया, सिर्फ रबर बदली किया। तीसरा कह रहा ओनली एआरसी एंड लाइनर्स आर रिप्लेस, यानी कि एआरसी और लाइनर, सिर्फ लाइनर और एआरसी को बदली किया। और लास्ट इज ओनली जीआरएसपी एंड लाइनर्स आर रिप्लेस। इनमें से क्या सही है, तो ओनली जीआरएसपी एंड लाइनर्स ये जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओनली जीआरएसपी, सीजीआरएसपी एंड लाइनर्स, यानी पैरा 701 का पॉइंट नंबर 5, 701, यानी चैप्टर नंबर 7 में अब हम जाएंगे। पैरा 701 पॉइंट नंबर 5 थ्रू फास्टिंग रिन्यूअल आर, यानी टीएफआर आर जिसको हमने कहा था उसके बारे में है। इन दिस केस, यानी टीएफआर आर के केस में, तो थ्रू फिटिंग रिन्यूअल विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ ईआरसी इज कैरिड आउट, यानी कि इसके अंदर बगैर चाबी के बदले किए टीएफआर किया जाता है। दैट इज ओनली लाइनर्स एंड जीआरएसपी सीजीआरएसपी आर रिन्यूड। ठीक है, थ्रू फास्टिंग रिन्यूअल या थ्रू फिटिंग रिन्यूअल के अंदर इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। मेंटेनेबिलिटी ऑफ ट्रैक टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड विल बी कैरिड आउट व्हेन, यानी कि जो हमारा ट्रैक है उसका जो रिन्यूअल, रिन्यूअल की बात चल रही है कि रिन्यूअल ऑफ ट्रैक ऑन मेंटेनेबिलिटी ऑफ ट्रैक टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स विल बी कैरिड आउट व्हेन, कब, तो व्हेन पुअर रनिंग क्वालिटी ऑफ ट्रैक इन स्पाइट ऑफ एक्स्ट्रा मेंटेनेंस लेबर एंगेज फॉर मेंटेनिंग द सेम, पहला कारण तो वो हो गया। दूसरा, डिसप्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द पोर्शन ऑफ ट्रैक इन सेफ कंडीशन। क्या है दूसरा पॉइंट, डिसप्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द पोर्शन ऑफ ट्रैक इन सेफ कंडीशन, यानी कि एक पर्टिकुलर पैच और ट्रैक का है, वो जो है उसमें जो खर्चा लग रहा है बहुत ज्यादा लग रहा है कि नहीं, लेबर वगैरह ज्यादा लग रहा है, मटेरियल ज्यादा लग रहा है, तो उसका खर्चा जो है, कॉस्ट जो है डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, यानी एवरेज हमारा जो है ट्रैक का होता है उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है। और नेक्स्ट इज एक्सेसिव कोरुगेशन की वजह से भी करते हैं क्या, इसका आंसर है कि सारे के सारे स्टेटमेंट हमने जो भी पढ़े सारे के सारे सही है।
ठीक है, ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं मैं आपको। 7021C, 7021C। Maintainability of track to prescribed standard, the poor running quality of track in spite of extra maintenance, disproportionate cost of maintaining the track safe condition, है कि नहीं? ये दोनों तो आ गया। नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है इसके अंदर? एक्सेसिव कॉरुगेशन ऑफ रेल, वो भी इसके अंदर आ जाना चाहिए। एक्सेसिव कॉरुगेशन ऑफ रेल, ये भी आ गया इसके अंदर। ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे के सारे आंसर हमारे सही है। क्वेश्चन नंबर 47, एज पर एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 2, service life in terms of total GMT of traffic carried out shall be half of the normal GMT of rail. कब? यानी कि क्या कहा जा रहा है? सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ टोटल जीएमटी और ट्रैफिक कैरिड, यानी कि कितना जीएमटी ट्रैफिक पास हुआ, या कितना जो है हम कह सकते हैं कि कितना टाइम हो गया। ठीक है ना? सर्विस लाइफ इन टर्म्स यानी टोटल जीएमटी से कितना परसेंटेज तक जो है हम लोग सर्विस लाइफ काउंट कर सकते हैं मटेरियल की। तो कह रहा है सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ टोटल जीएमटी ऑफ ट्रैफिक कैरिड आउट शाल बी हाफ ऑफ द नॉर्मल जीएमटी ऑफ रेल। ठीक है, तो जो हमारा जो है जीएमटी वगैरह का काम करना है, यानी कि हमारा सर्विस लाइफ वगैरह का देखना है, तो उसकी वैल्यू क्या का है? हाफ रहेगी। ठीक है, कहाँ पे, कहाँ पर, कहाँ पर हाफ रहेगा? तो थ्रू रेल रिन्यूअल ऑन द ब्रिज प्रॉपर and in approaches up to 100 meter on either side of the for all the important bridges, यानी टीआरआर करना है ब्रिज और ब्रिज के अप्रोच में। दूसरा क्या है? थ्रू रेल रिन्यूअल ऑन द ब्रिजेस वेयर हाइट ऑफ बैंक इज मोर देन 5 मीटर, यानी कि टीआरआर मेजर ब्रिज पर हमारा हो रहा है जहां पर हाइट ऑफ बैंक 5 मीटर से ज्यादा है। नेक्स्ट इज थ्रू रेल रिन्यूअल ऑन ऑल टनल्स एंड देयर अप्रोचेस अप टू 100 मीटर, है कि नहीं? तो थ्रू रेल रिन्यूअल हो गया हमारा। ये सारे के सारे कैरिडर, ये जो कंडीशन है, इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा हमारा? जीएमटी के आधार पे हाफ ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा। तो सर्विस लाइफ जो है हमारी बढ़ जाएगी, यानी कि कम समय, ज्यादा समय तक वो चलेगी, है कि नहीं? ना क्वेश्चन नंबर, ये शायद मैंने आप लोग को बताया 7021D के अंदर है, ये 702 ही है, 1D, इट इज द सेम थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 48, थ्रू स्लीपर रिन्यूअल शुड बी कंसिडर्ड if the percentage of unserviceable sleepers exceed dash in a patch, यानी थ्रू स्लीपर रिन्यूअल कब करेंगे? जब अनसर्विसेबल स्लीपर कितना परसेंटेज हो जाए? 15, 20, 30, 40, 702 पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? थ्रू स्लीपर रिन्यूअल, गौर से देखें, थ्रू स्लीपर रिन्यूअल शुड बी कंसिडर्ड इफ द परसेंटेज ऑफ सच स्लीपर्स एक्सीड 20% इन अ पैच। ठीक है, तो ये परिस्थिति जब होगी, यानी एक्सीड्स 20%, तो थ्रू स्लीपर रिन्यूअल के लिए प्रपोज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर, यानी 20% इसका आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, नीचे जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा सही है? यानी कि कितने सारे ऑप्शंस दे दिए, इनमें से एक ही सही है चारों में से। पहला है कि ट्रैक रिन्यूअल प्रोग्राम शैल बी फ्रेम बाय एएन ऑफ ईच रेलवे टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रपोजल सबमिटेड बाय एसएससी, यानी एसएससी प्रपोजल सबमिट करता है और रिन्यूअल प्रोग्राम फ्रेम करता है कौन? एएन, है कि नहीं? ये एसएससी के प्रोग्राम के। दूसरा है कि भाई प्रपोजल सबमिट करेगा एएन लेकिन फ्रेम करेगा
डीएन। इसी तरह से डीएन फ्रेम करेगा और जो सॉरी सिनोनिम को फ्रेम करेगा और जो उसको एग्जीक्यूट करना है वो डीएन्स। और लास्ट है हमारा प्रोग्राम जो है हमारा जो है सीटी उसको सेट करेंगे और उसका प्रपोजल्स वगैरह जो है डीएन द्वारा सबमिट किया जाएगा। तो ऑप्शन जो लास्ट वाला है ना ये दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं इसके। पैरा 703, पैरा 703 इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है नहीं, ये देखिए सेकेंड पैरा। Track renewal program shall be framed by the chief track engineer of each railway, taking into consideration the proposal submitted by divisional engineer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, when mechanized laying of track by TRT, यानी कि ट्रैक बिछा रहे हैं टीआरटी द्वारा, मशीन पैकिंग कर रहे हैं, मशीन पैकिंग भी हो रही है फॉलोड बाय स्टेबलाइजेशन यूजिंग डीटीएस, यानी कि स्लीपरें बिछाने का काम टीआरटी द्वारा, पैकिंग का काम बीसीएम द्वारा और स्टेबलाइजिंग का काम डीटीएस द्वारा। उस परिस्थिति में सेक्शन ओपनिंग ऑफ सेक्शन आफ्टर रिलिंग एंड इक्विलाइजेशन ऑफ बलास, यानी जो सेक्शन जो है आप कब इसका जो है क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ओपनिंग ऑफ सेक्शन आफ्टर रिलेइंग एंड इक्वलाइजेशन ऑफ बलास, यानी कि भाई हमने टीआरटी लाया, तीनों मशीनें उसके पीछे लाके लगा दी, है कि नहीं। अब वो जो मशीनें हमारी टीआरटी के पीछे दो व्हीकल चल के चले जाएंगे। ठीक है, अगर कोई व्हीकल है तो वो यानी ड्यूमेटिक है डीटीएस चलते जा सकता है, लेकिन हमारा जो है आगे जो है क्या कहें रिलिंग का काम चल रहा है, तो क्या कर रहे हैं ओपनिंग ऑफ सेक्शन, यानी कि अब ये ब्लॉक क्लियर किया, अब गाड़ी क्या स्पीड से जाएगी, बाकी की लाइन क्लियर है, तो कह रहे हैं ओपनिंग ऑफ सेक्शन आफ्टर रिलिंग एंड इक्विलाइजेशन ऑफ बलास्ट 20 kmph 30 40 एंड 75। ठीक है, तो ये पैरा नंबर 70 सॉरी ये टेबल 2C के अंदर था ना, तो टेबल 2C हम देख लेते हैं इसके अंदर। टेबल 2C आप देखें, मशीन पैकिंग फॉलोड बाय स्टेबलाइजेशन यूजिंग डीटीएस मैकेनाइज्ड लेइंग ऑफ ट्रैक। तो ओपनिंग रीलिंग एंड इक्विलाइजेशन ऑफ बलास के बारे में बात हुई थी, तो कितने पैसे है 30 kmph। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारा जो है टोटल 50 क्वेश्चंस जो हमारे थे दे गॉट कंप्लीटेड, हमने उनको कंप्लीट कर लिया। उसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस आपको मैनुअल में से रेफरेंस देख देख के मैंने आपको बताया। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को जो है ये वीडियो बहुत पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।